भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे अक्सर अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर है आज। जिसे ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रंटियर समझा जाता था, आज एक डायनामिक फ्रंट रनर के तौर पर सामने आ रहा है। 27 मई 2025 को राइजिंग नॉर्थ ईस्ट द इन्वेस्टर्स समिट में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक एम्बिशंस का कॉर्नर स्टोन घोषित किया और इसे साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक गेटवे के रूप में उभरते हुए एम्फेसाइज्ड किया। और करीब 4.3 लाख करोड़ के अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट के साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भारत का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की राह पर है। दोस्तों, आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की और इसके साथ यहाँ पर किस तरह से वो भारत की ग्रोथ स्टोरी में एक फ्रंट रनर के तौर पे सामने आ रहा है। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट Now, as you can see, this is the map of North Eastern region. कई बार इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर टोटल 7+1 स्टेट, मतलब टोटल 8 स्टेट्स आपको दिखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इस वजह से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस रीजन को कहा था क्या, अष्टलक्ष्मीज कहा था। अब देखो, जाहिर सी बात है, लक्ष्मी वर्ड से क्या समझ में आता है, जाहिर सी बात है हमारे ग्रोथ में इस ओवरऑल रीजन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला आने वाले वक्त में। अब क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले एक बार स्टेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। आपको सिक्किम यहाँ दिखता है दोस्तों, राइट। अब देखो, सिक्किम एक हिमालयन स्टेट है। आपको यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लैंडस्केप्स दिखता है। यहाँ इंडिया का हाईएस्ट पीक है, दैट इज कंचनजंगा, राइट। एंड इसके अलावा ये बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना जाता है दोस्तों। अब इसके बाद हम अगला स्टेट अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखता है असम, राइट। तो यू विल फाइंड असम स्टेट। नाउ असम एक ऐसा स्टेट है जो अपनी टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई सारे आपको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज दिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली क्रॉस करते हुए दिखता है। तो ये ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है भारत का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यू विल फाइंड हेयर मणिपुर, राइट। तो मणिपुर की खासियत क्या है, तो अभी देखो मणिपुर जाना जाता है लोकतक लेक के लिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लोटिंग आइलैंड दिखता है, वाइब्रेंट कल्चर हेरिटेज दिखता है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी रहा है। रिसेंट टाइम पर यहाँ पर जो एथनिक क्लासेस हैं, कहीं ना कहीं जो जो लोकल ट्राइब्स हैं, इनके बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, राइट। तो ओवरऑल इसलिए भी यहाँ पर मणिपुर न्यूज़ में रहा है। अब इसके अलावा क्या है, आपको यहाँ मेघालय दिखता है। मेघालय अगला स्टेट है ना। मेघालय को कहा जाता है अडोब ऑफ क्लाउड्स, क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको लिविंग रोड ब्रिजेस दिखता है। काफ़ी सिनिक ऐसा है ना कि जो ओवरऑल विजुअल्स है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप मेघालय जाते हो तो उसकी खूबसूरती आप आप देखते रह जाओगे, राइट। तो इस तरह का ये स्टेट है। इसके अलावा आपको अरुणाचल प्रदेश दिखता है दोस्तों, राइट ना। अरुणाचल प्रदेश अगेन ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम है चाइना के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चाइना का काफ़ी अग्रेसिव स्टैंड है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, राइट। वो अपनी 5 पॉइंट जो है उनका 5 फिंगर पॉइंट में से एक अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चाइना का क्लास है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से दिक्कत है यहाँ पर। ऑल्दो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ट्राइब्स दिखेंगे इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है इंपॉर्टेंट, जैसे कि तवांग जैसी मोनास्ट्रीज। देन व्हाट यू हैव आफ्टर दैट, यू हैव नागालैंड हेयर, ओके। नागालैंड अपनी खुद की अगेन जैसे यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रिच नागा ट्राइबल कल्चर है, इनकी ट्रेडिशन है अपनी। तो अगेन ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों त्रिपुरा एट लास्ट, राइट। तो त्रिपुरा अपनी हिस्टोरिक प्लेसेस के लिए अगेन जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटी है, लेकिन प्रॉब्लम है अगेन बांग्लादेश से इलीगल इन्फिल्ट्रेशंस, राइट, इलीगल माइग्रेंट्स कैसो। तो ओवरऑल तो ये आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बनते हैं। ये 8 स्टेट्स मिलकर ये अलग ही ज्योग्राफी बनाती हैं। इसके अलावा हर स्टेट की यहाँ अपनी खासियत है, अपनी कल्चर है, और जिस वजह से ये इंडिया का एक काफ़ी रिच रीजन माना जाता है। और आप जैसा कि देख सकते हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली एक पोस्ट किया था ट्विटर में, मतलब एक्स में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ फ्रंटियर, इट इज़ द फ्रंट रनर। और यहाँ पर इन्होंने वापस रिपोस्ट किया है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। तो उनकी यहाँ पर एक आर्टिकल उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा था, दैट इज़ रिलेटेड विद नॉर्थ ईस्ट होल्ड्स की टू अबाउट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। और इस आर्टिकल को यहाँ पर इन्होंने कोट करते हुए यहाँ पर बताया है कि कैसे यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट का पोटेंशियल क्या है। तो ओवरऑल देखो, यहाँ पर जो बात किया जा रहा है इस ओवरऑल आर्टिकल के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया कैसे 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का एज पोटेंशियल रखता है, राइट। और कैसे ये एक गेट वे है टू साउथ ईस्ट एशिया एक्चुअली। तो इसे समझते हैं हम एक्चुअली एक एक करके, राइट।
नौ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बायो इकोनॉमी और नेचुरल रिसोर्सेज के रेस्पेक्ट में। देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की रिच बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज इसे ग्रीन ग्रोथ का हब बनाते हैं। सबसे पहले जैसे असम टी प्रोडक्शन ले लो, या फिर दूसरी तरफ में अरुणाचल प्रदेश में बम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सब कहीं ना कहीं इस ओवरऑल बायो इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर काफ़ी भर भर के हैं। इसके अलावा इस रीजन में इंडिया के 40% हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, लेकिन केवल इसका 6.9% एज सच अभी तक हार्नेस किया गया है। मतलब अबाउट आप पोटेंशियल देखोगे तो 62,000 मेगावाट तक का है। दूसरी तरफ में यहाँ पर सोलर पोटेंशियल भी आपको दिखता है, जहाँ पर अबाउट 57,000 के आसपास मेगावाट का पोटेंशियल ये पोसेस करता है, जिसमें से सिर्फ 17% अभी तक इंस्टॉल किया गया है। नाउ ये अनटैप्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और इको टूरिज्म एक साथ अगर मिल जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इमेंस अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं खुलता है। और देखो, हाल ही हमने इस चीज़ पर भी क्लियर स्टैंस रखा है कि हम लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, सेंट्रल टू इंडियाज Act East policy, North Eastern region serves as a strategic bridge to Asian nations also towards Indo-Pacific markets. Now, infrastructure projects like India-Myanmar Thailand trilateral highway हो या कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट हो, ये सब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, चाहे बात बांग्लादेश की हो या फिर म्यांमार की सिविल वॉर लाइक कंडीशन हो, ये जब तक अगर स्टेबल नहीं होगा, हमारा एज सच जो लॉन्ग टर्म में विजन है जहाँ पर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं ताकि हम एज सच पूरी पोटेंशियल्स के साथ नॉर्थ ईस्ट का यूज़ कर सकेंगे, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के वक्त में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बना रहना, ताकि हम एज सच जो ओवरऑल ट्रेड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आने वाले वक्त में करीब $200 बिलियन तक का ट्रेड हो सकता है एशियन कंट्रीज़ के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पोटेंशियल स्कोप खोलता है भारत के लिए। दूसरी तरफ में देखो, ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में भी जब बात आती है, चाहे बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर मतलब चिकन नेक कॉरिडोर का हो, जो कि एक वाइटल इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक लाइफ लाइन है और ये कनेक्टिंग लाइन है टू नॉर्थ ईस्ट टू मेनलैंड इंडिया एक्चुअली। तो अगर यहाँ पर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो नो डाउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। और फिर देखो, इन सब के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैव इमेंस पोटेंशियल इन टूरिज्म ऑल्सो। जी हाँ, टूरिज्म एंड कल्चरल वाइब्रेंसी के रिस्पेक्ट में जब बात करते हैं तो इस रीजन की लैंडस्केप की बात कर लो या वाइब्रेंट कल्चरल हेरिटेज की बात करो, ये इसे एक हॉटस्पॉट बनाती है फॉर इको फ्रेंडली टूरिज्म। एंड यहाँ पर अट्रैक्शंस के तौर पे अगर हम बात करें तो मेघालय की लिविंग रूट ब्रिजेस हो या सिक्किम की इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स हो, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क या कामाख्या टेम्पल हो और मणिपुर का लोकतक लेक ले लो, तो यहाँ पर अक्सर आपको विजिटर्स आते हुए दिखते हैं। और अगर हम इसे प्रॉपरली अगर यूटिलाइज करें, इसे प्रमोट करें, तो नो डाउट इस रीजन में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए, खास करके हमारी एज सच ग्रोथ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। एंड यही सबसे बड़ा चीज़ है कि ओवरऑल यहाँ पर जो लिवलीहुड है, जो लोकल लोगों की लिवलीहुड है, ये भी कहीं ना कहीं इससे फ्लरिश करेगी, नो डाउट। एंड ओवरऑल जब हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 80% के आसपास लिटरेसी रेट दिखता है, जहाँ पर अच्छा खासा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल अच्छा बन सकता है अगर हम इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने की कोशिश करें। और मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट्स ऑलरेडी जाने जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए भी, जहाँ पर आपको चाहे बात ओलंपिक्स की हो, फुटबॉल की हो, बॉक्सिंग की हो, वेट लिफ्टिंग की हो, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे एथलीट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और देखो, इस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट का जो कुछ फोकस सेक्टर था उसमें क्या क्या बात किया गया है मेजरली, तो यहाँ पर एग्री, फूड प्रोसेसिंग एंड लाइट सेक्टर्स को डेवलप करने की बात की गई है। टेक्सटाइल, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के ऊपर में बात किया गया है। एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स को डेवलप करने की बात की गई, जैसे हमने डिस्कस किया। और ये डेफिनेटली एक हब है ऑलरेडी, इसे और यहाँ पर बेटर किया जा सकता है। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात हो, हेल्थ केयर हो, IT एंड IT सेक्टर के, यहाँ सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट की बात हो, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स। एंड इसके अलावा एडवांटेजेस क्या है नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, एक करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया इस पॉइंट को, दैट इट इज़ अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज आपको यहाँ पर दिखता है। इंडिया का ये ग्रीन हब है दोस्तों। जी हाँ, जब हम ग्रीन हब के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, दैट NER ऑफ इंडिया इज अ वेरिटेबल ओएसिस ऑफ ग्रीनरी, boosting a forest cover of about over 60%. This make it the country's preeminent green hub with the distinction of being the most extensive carbon sink. जी हाँ,
accounting for 28% of total estimated carbon stock of about 7,124 million tons। तो देखो इसका आपको इससे समझ में आता है कि ग्रीनरी के रिस्पेक्ट में और खास करके ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आता है आपका कार्बन सिंक के रेस्पेक्ट में, राइट। तो यहाँ पर नो डाउट दैट्स वाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिया का ग्रीन हब है। ओके, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज हो, एंड डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी चलाई जा रही है कई सारी, जिससे ओवरऑल ये जितने भी सेक्टर्स है इस पर काम किया जा रहा है, चाहे बात टूरिज्म की हो, स्किल लेबर फोर्स की हो, राइट। अगेन यहाँ पर स्किल लेबर फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो विद सेवरल वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM शिलोंग, IIT गुवाहाटी एंड 79 यूनिवर्सिटीज, 101 कॉलेजेस एंड 224 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, द रीजन प्रोड्यूस स्किल वर्कफोर्स दैट इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। मैंने ऑलरेडी आपको ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया था। जी हाँ, तो ये काफ़ी एक ऐसा रीजन है जहाँ पर जो ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट्स है ये काफ़ी ज़्यादा आपको हाई दिखते हैं, और अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्ली फोकस करेंगे तो नो डाउट नॉर्थ ईस्ट एक राइजिंग स्टार के तौर पे हमें दिखेगा भारत का, एंड आने वाले वक्त में आपको ये फोर रनर के तौर पे दिखेगा जब बात इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ का आएगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे अपडेट्स आएंगे आने वाले वक्त में, एंड डेफिनेटली इससे जो भी अभी कहीं ना कहीं अपडेट आएगा आई विल मेक अपडेटेड लेक्चर्स फॉर यू, एंड ये टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नो डाउट इन 2025। तो इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए दोस्तों डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साईएस। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लो और हमारी फैमिली के साथ में जुड़ो, जहां पर हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं आपके लिए हर दिन। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।